we are going to discuss that एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो हमने देखो ग्राफ में देखा था कि हम ना जैसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है ना, अपन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो बता सकते हैं कि व्हाट विल बी दैट इज मोलर कंडक्टेंस और वी कैन राइट दैट इट इज अंडर रूट ऑफ c। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो अपन अज्यूम कर सकते हैं कि भाई दिस शुड बी द मैक्सिमम कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट ना कि भाई कितना होगा, क्योंकि वीक में तो कभी हम 100% डिसोसिएट कर ही नहीं पाएंगे उसको। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए या कंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं, बिकॉज कंडक्टेंस इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना। अपन क्या करेंगे, टू कैलकुलेट द, तो इसमें ना मतलब एक एप्लीकेशन लिखते हैं जिसमें अपन फर्स्ट एप्लीकेशन बता देंगे कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ कोलराउस लॉ होता है टू कैलकुलेट the electron, that is conductance of weak electrolyte by using strong electrolyte of weak electrolyte by using strong electrolyte ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज कर लेंगे। तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं जैसे, तो पहले अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज, जो कोलराउस लॉ है ना, इट इज डिफाइंड एज, दैट इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब डाइल्यूशन इज इनफाइनाइट ऑलमोस्ट, मतलब C टेंड्स टू 0, बहुत कम कंसंट्रेशन होता है, तो each ions which are present in the electrolyte, strong electrolyte के लिए लिख रहे हैं अपन, for a strong electrolyte, the each ions will be completely dissociated and they will be independent of each other at infinite dilution. In that case, the molar conductance will be equal to the sum of the ionic conductance. So we'll write that it is defined as, at infinite dilution, the equivalent conductance of any electrolyte, the equivalent conductance of any electrolyte will be is equal to the sum of the ionic conductance of all the ions present in solution, of all ions present in solution, ठीक है ना, of all the ions present in the solution. So it will be the sum of the ionic conductance of all the ions present in the solution. So ठीक है, we'll read like this. We'll take example for एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई अगर हमारे पास NaCl, या वी कैन राइट दैट, कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, ज्यादा एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वी नो दैट व्हाट इज आयनिक कंडक्टेंस फॉर Al2SO, दैट इज एल्यूमिनियम सल्फेट ले लेते हैं, है ना। तो अपन सबको पता है भाई एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे डिसोसिएट होगा। सपोज that is lambda Al3 plus ion is and lambda SO4, 2 negative ion. These are the ionic conductance at infinite dilution. मैंने infinity इसलिए लगाया ताकि हमको पता रहे कि वो ionic conductance है at infinite dilution. So conductance of aluminum ion, that is movement towards the electrode at infinite dilution. Infinite dilution means that concentration जिसमें cations और anion आपस में independent behave करते हैं. Last time I've told you that. So that is, suppose this and this is ionic conductance of Al and Al3 plus and sulfate ion. ठीक है भाई,
दिस इज द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम 3+ एंड द सल्फेट आयंस। ठीक है, तो अपन इसमें लिख सकते हैं। अब अगर हम इसमें सपोज एक तो हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जैसे लिखेंगे, दूसरा मोलर कंडक्टेंस जैसे लिखेंगे, तो अपन इसमें एग्जांपल लेते हैं फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो अगर मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखना है तो आपने बताया ना डेफिनेशन में कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Al2SO4, equivalent conductance of Al2SO4 at infinite dilution will be equal to sum of the ionic conductance of aluminum ion plus the ionic conductance of sulfate ion. लेकिन अपन कहेंगे भाई ठीक है, आपने कहा सम ऑफ द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तो equivalent is related to the charge or the conductance, which is by exchange of 1 mole of electrons. तो ठीक है, एल्यूमिनियम का आयनिक कंडक्टेंस ये है 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा 1/3। दैट इज एन फैक्टर ना, हम आयनिक कंडक्टेंस को किससे डिवाइड कर रहे हैं, एन फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब पर मोल ऑफ चार्ज से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सल्फेट के लिए राइट लाइक दिस, these are the equivalent conductance of aluminum and the sulfate ion. तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक आयन का कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय उसका एन फैक्टर, ताकि पर मोल ऑफ चार्ज से कितना कंडक्टेंस होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर इसकी जगह अपन मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं, सपोज अपन बात करते हैं फॉर मोलर कंडक्टेंस, सपोज करते हैं अपन कहेंगे भाई ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोलर कंडक्टेंस। अगर हम मोलर कंडक्टेंस की बात करेंगे तो ठीक है भाई, मोलर कंडक्टेंस की बात कर लेते हैं। अब मोलर कंडक्टेंस में तो वी हैव टू टॉक अबाउट द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस। मोलर कंडक्टेंस होगा दैट विल बी, जैसे अपन ने यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखा, वैसे अपन मोलर कंडक्टेंस लिख लेते हैं Al2SO4 ऑल थ्राइस था है, ठीक है, इसमें थ्राइस वाला पार्ट अपन ने नहीं लिखा। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al2SO4 ऑल थ्राइस, अब इसके लिए लिख लेते हैं अपन, ठीक है भाई, इसके लिए लिख लो आप, लेकिन इट इज एट इनफाइनाइट डायरेक्शन। तो ये कितना होगा, तो अपन कहेंगे भाई इसमें आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा, ये होता है इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, और सल्फेट का कितना होता है, तो अपन कहेंगे सल्फेट के लिए ये होता है इनफाइनाइट डायल्यूशन पे। ये इसके क्या हो गए, आयनिक कंडक्टेंस। सो आयनिक कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल। सो अपन मोलर कंडक्टेंस का डेफिनेशन था कि the conductance of all the ions present in 1 mole of electrolyte, that is the definition. So 1 mole of electrolyte means 1 mole of this, or 1 mole of this means it contains 2 moles of aluminum and 3 moles of sulfate. तो अपन को बताना पड़ेगा, ये तो आयनिक कंडक्टेंस है एल्यूमिनियम आयन का, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में तो ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम होगा, और इधर क्या होगा, दैट विल बी थ्राइस ऑफ सल्फेट आयन होगा। इसका मतलब है यू आर एबल टू चेक द डिफरेंस बिटवीन द मोलर कंडक्टेंस एंड द आयनिक कंडक्टेंस। अगर हमको आयनिक कंडक्टेंस गिवन है तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, मोलर कंडक्टेंस गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपको मोलर कंडक्टेंस कहा जाएगा तो कैसे कैलकुलेट करोगे, आयनिक कंडक्टेंस गिवन होगा तो कैसे कैलकुलेट करोगे फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड द मोलर कंडक्टेंस, दिस इज द आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो molar conductance of all the ions present in the solution, 1 mole of electrolyte. So 1 mole मतलब Al2SO4, तो 1 mole में 2 Al होंगे और 3 सल्फेट आयन होंगे। तो अपन क्या करेंगे, उनके आयनिक कंडक्टेंस को ऐड कर देंगे। तो मैंने एल्यूमिनियम आयन को ट्वाइस ले लिया और सल्फेट आयन को थ्राइस ले लिया, हो गया एडिशन। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 मोल्स ऑफ सल्फेट, बिकॉज लैम्डा तो है कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, जबकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में क्या था, 2 मोल्स एल्यूमिनियम थे। तो ठीक है, आई गॉट इट कि भाई अगर मुझे मोलर कंडक्टेंस की बात करोगे तो मुझे क्या करना है, और आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करोगे तो मुझे क्या लिखना है वो पता चल गया। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस के लिए मुझे 1 मोल में कितने कैटाइन्स हैं, कितने मोल्स कैटाइन है,
वो मुझे लिखना पड़ेगा सारे कैटाइन्स का आयनिक कंडक्टेंस। जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, ये तो 1 मोल एल्यूमिनियम का है, जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से जो कंडक्टेंस होगा दैट विल बी द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये तो 3 मोल ऑफ चार्ज से एल्यूमिनियम का कंडक्टेंस होगा, 1 मोल एल्यूमिनियम ना, और मुझे चाहिए पर मोल ऑफ चार्ज के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो एन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अब सपोज करते हैं, ठीक है, आपने जो लिखा हुआ है उससे ये जो पार्ट है भाई, कैसे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट करोगे वो बता दो। दैट इज द मेन पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। ये तो आप पहले भी बता चुके हो मुझे कि कंडक्टेंस इज अ राइट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं टू कैलकुलेट द कंडक्टेंस ऑफ मोलर कंडक्टेंस ही ले लेते हैं, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिडिक एसिड CH3COH by using the molar conductance of given values for that is we'll write that HCl comma will be giving CH3CONa and that is NaCl। तो मुझे इनके मोलर कंडक्टेंस गिवन है, तो we'll write that। ठीक है भाई, to calculate the molar conductance of weak electrolyte, acetic acid is a weak electrolyte, by using the molar conductance of strong electrolyte that is HCl, CH3CONa, sodium acetate or NaCl। So by given values of strong electrolyte है, ये अपन को कैलकुलेट करना है। तो we know that molar conductance is a extensive property, मतलब मैं ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो ठीक है, we'll write that, आंसर लिखते हैं अपन। Conductance is extensive property, ठीक है ना, प्रॉपर्टी। तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, अगर मुझे कंडक्टेंस कैलकुलेट गिवन है इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, अगर मुझे कंडक्टेंस गिवन है HCl के लिए, तो मैं इसमें कंडक्टेंस ऐड कर दूंगा किसके लिए, will add the molar conductance of CH3, that is will write that CH3CONa, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, अपन इससे माइनस कर लेंगे मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बचेगा क्या अपने पास, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे द मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COH बचेगा। तो जैसे HCl है, HCl तो मोलर कंडक्टेंस लिखा हुआ है, आपने लैम्डा लिखा हुआ है, तो आयनिक कंडक्टेंस क्या होगा, अपन कहेंगे लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे H+ है प्लस लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Cl- होगा। भाई जैसे आपने लिखा कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे लिखते हैं अपन, सम ऑफ द आयंस लिखते हैं, मोलर कंडक्टेंस तो लिखा अपन ने। फिर ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके लिए भी लिख लेते हैं, दैट इज आयनिक कंडक्टेंस है। मोलर कंडक्टेंस को आयनिक कंडक्टेंस में क्या लिखेंगे अपन, दैट मोलर कंडक्टेंस ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो फिर इसमें CH3CO नेगेटिव लिख लेते हैं भाई, CH3CO नेगेटिव प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सोडियम आयन का कंडक्टेंस माइनस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सोडियम आयन का कंडक्टेंस, है ना। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे प्लस दैट विल बिकम माइनस ना, क्योंकि माइनस इनटू माइनस है, सो लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl- i दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा फॉर CH3COH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अगर अपन चेक करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे वैल्यूज, क्योंकि ये वैल्यूज जो गिवन होंगे वो तो कैंसिल हो गए। तो बचा क्या अपने पास, मैंने इन दोनों को ऐड किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो जो भी इसका वैल्यू मुझे गिवन होगा, इन दोनों का वैल्यू मैं ऐड करूंगा, इनका वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा, विल गेट द वैल्यूज। तो अपने पास एसिडिक एसिड का आयनिक कंडक्टेंस आ गया अपने पास। तो भाई मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिडिक एसिड इज, बिकॉज मैं डायरेक्टली वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे नहीं कैलकुलेट कर सकता, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं
उनसे तो कैलकुलेट कर सकता हूँ ना कि व्हाट विल बी द कंडक्टेंस ऑफ H प्लस आइन एंड व्हाट विल बी द कंसर्न कंडक्टेंस ऑफ एस्टेटाइन। अगर ये मुझे मिलेगा तो मैं कैलकुलेट करके बता सकता हूँ। अब सपोज जैसे अपन को वैल्यूज गिवन होगा, पहले जस्ट राइट द वैल्यूज, देखते हैं अपन वैल्यूज लिख के चेक कर लेते हैं अपन एक बार, है ना। अगर मान लेते हैं अपन इफ इट वाज गिवन दैट, ठीक है, तो वैल्यूज देख लेते हैं और फिर चेक करते हैं अपन कैसे उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो सपोज मतलब ऐसे अपन को क्वेश्चन में गिवन था, सपोज इट इज गिवन टू अस, है ना, क्योंकि अपने पास ऐसे आ गया भाई, यहां से तो मैं लिख लेता ऐसे कि भाई लैम्डा ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट H प्लस आइन प्लस लैम्डा ऑफ एस्टेटाइन, है ना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो अपन को मोलर कंडक्टेंस ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COH मिल गया था। यहां से अपन को ये वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू इन दोनों का सम लेके मैं बता दूं। अब जैसे अपन को गिवन होता है, सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हमें डायरेक्टली गिवन होगा, वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन था मोलर कंडक्टेंस, तो वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे क्वेश्चन में ना ये वैल्यूज गिवन होंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे सपोज मुझे गिवन होता, तो सपोज वी आर गिवन ठीक है, तो HCl जो होता है वो होता है कितना, HCl we are given that molar conductance of HCl, molar conductance है ऐसे अपन को गिवन है, that is around 426 होता है, ठीक है। तो ये मुझे गिवन होगा मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू, तो ठीक है अपन कहेंगे ठीक है भाई आपको ये गिवन है पर ओम पर दैट इज पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे गिवन होगा आपको, ठीक है। अब मुझे मोलर कंडक्टेंस ऑफ ऐसे भी गिवन होगा भाई, एसिडिक एसिड भी गिवन है, दैट इज सोडियम एस्टेट भी गिवन है। अब सोडियम एस्टेट जो होता है वो काफी कम होता है, मतलब इट इज थोड़ा, क्योंकि मतलब उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता, लेकिन इसका मास ज्यादा होने की वजह से थोड़ा कम होता है, इट इज अराउंड 95। तो अपन कहेंगे भाई ये भी मुझे गिवन है पर ओम सेंटीमीटर। अब मुझे NaCl भी गिवन है, तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl ये मुझे गिवन है, दिस इज अराउंड 126 होता है। ये वैल्यूज इतने ही होते हैं, तो अपन ने उसके आसपास ऐसे वैल्यूज ले, वो डेसिमल छोड़ दिया अपन ने, जैसे मैं करता हूं। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है भाई ये वैल्यूज गिवन है, देयरफॉर आई कैन राइट दैट मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अपन को पता था एसिटिक एसिड बनाना है मतलब इन दोनों को ऐड करना है, उसको माइनस कर देना है, उसको माइनस करेंगे तो Cl और सोडियम माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 426 प्लस 95 करते हैं और इससे 126 माइनस कर देते हैं। 126 माइनस किया अपन ने तो अपने पास वैल्यू आएगी, लो भाई ये 126 माइनस करेंगे 426 में 395 अपना आंसर आ गया, ये लो 395 आ गया, ऐसे कर देंगे अपन। तो दिस इज हाउ दैट इज पर ओम अपन ऐसे कैलकुलेट करके बता सकते हैं ये वैल्यूज। तो ये तो ठीक है, मतलब ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मान लेते हैं अपन मतलब ऐसे सारा न्यूमेरिकल वगैरह अपन ऐसे नहीं, अपन को गिवन होगा अपन कैलकुलेट करके बता दें। आपका एक एग्जांपल ऐसे गिवन है, तो द मोलर कंडक्टेंस, मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है ऑफ, जैसे अपन देख लेते हैं भाई मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 एंड NH4Cl, ठीक है, एंड सो वी आर गिवन दैट, मैं ऐसे लिख लेता हूं दैट इज मैं इसको हटा लेता हूं, है ना, इसको हटाता हूं। अब मैं क्या करूंगा ना, देखो अब ये तो पक्का होगा अपन को गिवन होगा क्वेश्चन में कि भाई आप ना वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट करने के लिए कहोगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे बना लेता हूं क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास गिवन है दैट इज गिवन दैट, मैं ऐसे ही लिख देता हूं ना, मोलर कंडक्टेंस, व्हाई टू राइट इन वर्ड्स, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर BaCl2 इज गिवन, ये एक्स गिवन है। Molar conductance at infinite dilution of barium hydroxide is given to me, ये मुझे y की,
एंड मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H4Cl मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है और मुझसे कहा गया कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वैसे अपन को देख के पता चल रहा है कि आप क्या करने वाले हो, देखिए इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट ये बनेगा, ये अपन को कैलकुलेट करके बताना है। बताओ क्या करेंगे? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो देखने से तो अपन को पता चल जाएगा, उसमें कुछ दिमाग तो लगाना नहीं कि यार देखो इसको और इसको चाहिए मुझे, मतलब इन दोनों को ऐड कर दो, इसको माइनस कर देना। देख के तो पता चलेगा अपन को कि एक अमोनियम चाहिए, हाइड्रोक्साइड चाहिए आपको, ठीक है? तो कैलकुलेट कर लेंगे अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे लिखेंगे, पहले यहां पर लिख लेते हैं, फिर मुझे चाहिए क्या है, मुझे चाहिए है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना? तो अपन क्या करेंगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी, मुझे इन दोनों को ऐड, तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4Cl, है ना? इन दोनों को ऐड कर देता हूं, प्लस मैं क्या करूंगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड कर लेंगे, प्लस, और फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं लिखूंगा यहां से दैट इज मोलर कंडक्टेंस ऑफ, माइनस करना पड़ेगा अपन को, इनफाइनाइट डाइल्यूशन BaCl। अब अपन को देख के एक बात पता चल रहा है यहां से कि देखो भाई आयनिक कंडक्टेंस लिखोगे ना तो यहां पर ट्वाइस ऑफ OH आएगा और मुझे यहां पर Cl भी ट्वाइस मिलेगा, तो मुझे क्या कर देना चाहिए, बेस्ट थिंग इज अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहां ना 2 मोल्स के लिए मिल जाएगा आपको। कैसे? आप आयनिक कंडक्टेंस लिखोगे ना, तो आयनिक कंडक्टेंस में अपन क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ आयनिक कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम प्लस ट्वाइस ऑफ आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस आई प्लस बेरियम आयन, है ना? इसको थोड़ी ट्वाइस किया अपन ने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, प्लस दैट इज ट्वाइस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ये तो देगा ही देगा 2 मोल्स OH नेगेटिव आयन, तो अपन कहेंगे भाई ट्वाइस ऑफ दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, विल से दैट ट्वाइस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे OH माइनस आई, तो अपन क्या करेंगे, माइनस lambda for that is ionic conductance of barium ion or minus twice of Cl minus I at infinite dilution. So twice of ionic conductance that is of Cl minus I. अब इसको देखते अपन को ये तो पता चल गया कि भाई देखो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल, तो मुझे आयनिक कंडक्टेंस क्या मिल गया, मेरे पास आयनिक कंडक्टेंस मिला दैट इज ट्वाइस ऑफ अमोनियम आयन एंड ट्वाइस ऑफ OH माइनस आई, मतलब ये 2 मोल्स के लिए हो गया, कितने मोल्स के लिए हो गया, 2 मोल्स के लिए, तो अपन इसको क्या कर लेंगे, 2 मोल्स के लिए, तो ये आपका मोलर कंडक्टेंस हो गया फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर 2 मोल्स दैट इज अमोनियम, ठीक है ना? तो ऐसे कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन कहेंगे कोई बात नहीं भाई 2 मोल्स के लिए तो 1 मोल के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे, देयरफॉर अब मैं यहां लिख देता हूं molar conductance at infinite dilution for ammonium hydroxide is, है ना, that will be equal to how much, अपन ने twice of ammonium chloride मतलब twice of Z लिया था और twice of ammonium chloride लिया और barium hydroxide को ऐड किया मतलब प्लस Y किया, माइनस आपने X किया है और इधर ये twice था तो मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, या तो आंसर बता दूंगा, नहीं तो फिर आपको पता है क्या करो करना है आपको, है ना? फिर आपको पता है कि आप z प्लस वाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी, आप जैसे आप इनको ऑप्शन में गिवन होगा वैसे बता देंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट? तो यहां पर आपने क्या करना था कि भाई इधर ट्वाइस क्यों किया अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि यहां पर 2 Cl थे, तो इससे तो एक ही Cl कैंसिल हो सकता था, 2 कैसे कैंसिल होंगे, तो अपन को अमोनियम क्लोराइड को 2 कर लेना चाहिए, क्योंकि अपन को अमोनियम आयन 1 मिलेगा लेकिन हाइड्रोक्साइड 2 मिल रहा है इससे, तो इसके अपन को ट्वाइस, ये प्लस माइनस है सिंपल, मतलब क्या करना चाहिए अपन को, अगर इसको ट्वाइस नहीं करते तो अपन को यहाँ पर एक अमोनियम आयन आता, अगर आप इसको ट्वाइस नहीं करोगे बताओ कैसे कैंसिल करोगे, फिर Cl यहाँ 2 है वहां 1 है, वहां 2 है यहाँ 1 है, कैसे कैंसिल करोगे, तो फिर वो कैंसिल है,
तो अपन ने क्या किया, ट्वाइस कर लो। इसको ट्वाइस करने से ये ट्वाइस और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ट्वाइस था, तो अपन को ट्वाइस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो अपन ने कहा फिर भाई ये 2 मोल के लिए हो गया ट्वाइस, क्योंकि यहाँ तो 2 अमोनियम आयन आएंगे और 2 OH माइनस आयन आएंगे। तो 1 मोल के लिए कितना होगा, तो जो भी वैल्यू आप इससे कैलकुलेट करोगे, इनके मोलर कंडक्टेंस से जो भी आप कैलकुलेट करोगे XYZ से, उसको डिवाइड बाय 2 कर लिया आंसर आ गया। किसी को डाउट है तो so that is how we can calculate for the strong electrolyte से अपन weak electrolyte के लिए कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो अब वैल्यूज या तो अपन को न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन होगा या फिर अपन ऐसे कैलकुलेट करके बता सकते हैं। दूसरा अपन को लिखना होता है, दैट इज अपन लिख सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है भाई। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट ना, तो वी यूज्ड टू राइट दैट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे अभी अपन ने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए किया ना, तो ये तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट कर लिया, ये आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट किया, एसिडिक एसिड का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट किया था। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट alpha will be equal to, that is degree of dissociation will be equal to the molar conductance at given concentration divided by the molar conductance at infinite dilution। ये तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि कैसे इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर हमारे पास ऐसे गिवन होगा कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट मिला है, भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अपन कहेंगे भाई CH3COH है, नेगेटिव है और प्लस H, वैसा ही है। उनका पता है इसका कॉन्सेंट्रेशन C कितना है, तो जब इसका कॉन्सेंट्रेशन C होगा तो वी नो दैट पहले आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो कैलकुलेट कर नहीं सकता भाई डायरेक्टली, इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ही कैलकुलेट करके बता सकता हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे ये वैल्यू जनरली हमें गिवन होती है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में ऐसे करके कैलकुलेट कर सकता हूँ, इससे पहले जो अपना आंसर 95 आ रहा था। अगर ये वैल्यू मुझे गिवन है और ये आपको क्वेश्चन में आप देने वाले हो, तो मेरे पास अल्फा आ जाएगा। तो अपन को पता C अल्फा C इंटू 1 माइनस लिख सकते हैं। तो ठीक है, अगर आप आयनिक कंडक्टेंस से, जैसे अपन को गिवन था ये वैल्यू, इससे पहले जो अपन एसिटिक एसिड अभी कैलकुलेट किया था इस क्वेश्चन के पहले, तो ये वैल्यू तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा, ये गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे आप दे दो, है ना, गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे आपको देना पड़ेगा। और अगर आप डायरेक्टली नहीं दे सकते गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे, तो मैं खुद कैलकुलेट कर लूंगा। आप बस ये बता दो मुझे कि गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे उसका कप्पा कितना है, वो दोगे तो भी चलेगा। मोलर कंडक्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे, गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे कितना मोलर कंडक्टेंस है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते। तो वो बताना पड़ेगा आपको कि भाई कप्पा कितना है उस कॉन्सेंट्रेशन पे, हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अपन को पता है कि भाई Ka will be equal to C alpha square divided by C into 1 minus alpha, ये 1 minus alpha, C square alpha square divided by C into 1 minus alpha। तो कभी कभी अपन से पूछ लेते हैं कि भाई Ka का एक्सप्रेशन बता दो, या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर ये दोनों वैल्यूज गिवन है तो अल्फा कैलकुलेट कर लो, और अल्फा कैलकुलेट करके आप कॉन्सेंट्रेशन तो आपको गिवन ही होगा, क्योंकि कभी कभी अगर ये नहीं गिवन है तो हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे उसको। मोलर कंडक्टेंस इतना कॉन्सेंट्रेशन पे कितना मोलर कंडक्टेंस होगा, उसके लिए आप कप्पा दे दो। कप्पा नहीं दे सकते तो रेजिस्टेंस दे दो, और सेल कांस्टेंट, बिकॉज़ कप्पा इज इक्वल टू L by A into 1 by R, लास्ट क्लास में पढ़ा। तो कॉन्सेंट्रेशन में अल्फा पर ऐसे लिख लेंगे भाई C डिवाइडेड बाय C इंफिनिटी इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस दैट इज गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन और इंफिनिटी पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये आपको पता है। तो इसमें अपन कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कुछ कुछ इसको एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई करके कुछ कैंसिल करके अपन एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसमें कंसंट्रेशन अपन को गिवन होगा, और इसमें अपन को पता है आप क्या लिख रहे हो भाई, ऐसे मतलब यू कैन राइट दैट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना होगा माइनस मोलर कंसंट्रेशन एट गिवन कंसंट्रेशन कितना होगा डिवाइडेड बाय दैट इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं
ये कितना आ रहा है अपन के पास गिवन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर और C होगा मल्टीप्लाई अपन क्या करेंगे इसको नीचे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इनफिनिट डाइल्यूशन का स्क्वायर, तो ये एक इनफिनिट डाइल्यूशन से कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद अपन इसमें एक्सप्रेशन बना देंगे, वो अपन सब बना सकते हैं। तो के का एक्सप्रेशन एक बना के अपन चेक कर लेंगे कि व्हाट शुड बी द एक्सप्रेशन फॉर के। फिर कभी मे बी पॉसिबल अपन को ये और ये वैल्यूज दे दें, या मतलब ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कोलरॉस लॉ से और ये वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, तो भी अपन बता देंगे कि भाई ठीक है। फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल्सो दैट इज H प्लस साइन विल बी इक्वल टू C अल्फा, तो मैं C इंटू लिख सकता हूँ दैट इज अल्फा, तो अपन को पता है दैट इज राइट ना, C मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय दैट इज वी कैन राइट दैट। अगर मुझे ये दोनों गिवन है तो मैं pH भी डायरेक्टली बता सकता हूँ, व्हाट विल बी द pH ऑफ द सॉल्यूशन, तो अपन डायरेक्टली कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इसका pH कितना होगा, राइट। तो अगर pH वगैरह पूछेंगे तो अपन उससे pH भी कर सकते हैं, तो अपन pH भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के का वैल्यू और डिस्टेंस कांस्टेंट का वैल्यू, अगर एसिड है तो के भी अपन जो भी पूछेंगे अपन बता दें, ठीक है। तो पीएच वगैरह भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको इक्वेशन आप 1 लिख लो, इसको इक्वेशन 2 कर दो, ऐसे आप इक्वेशंस बना सकते हैं। तो ये सब वैल्यूज मतलब हम आयनिक इक्विलिब्रियम से भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी है हमारे पास और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, बट उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए ऑब्वियसली बात है इक्विलिब्रियम में होगा वो। नेक्स्ट एप्लीकेशन वी कैन से दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अलावा अपन इसमें और भी लिख सकते हैं, जैसे अपन कहेंगे हमारे पास गिवन है दैट इज वी कैन राइट दैट, मैं इसमें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, मतलब वाटर का भी आयनिक प्रोडक्ट बता सकता हूँ, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब वाटर का आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है वो कैलकुलेट करना है। वैसे तो अपन को पता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज नथिंग बट केडब्ल्यू की बात कर रहा हूं मैं, केडब्ल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो वाटर का केडब्ल्यू अपन इसमें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अब वाटर इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही तो है, वाटर में H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना होता है 10 की पावर -7, तो वाटर लोगे तो उसमें जो आयंस हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ही तो हैं, इतना कम कंसंट्रेशन होता है उसमें H+ आयन का, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही तो है वो। अब तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके बोलते हैं कि उसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, वाटर में तो H+ आयन और OH- आयन दे विल बी वेरी मच अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सो सिंस द H+ आयन एंड OH- ions are apart from each other, so they are independent of each other, independent of each other, वो ना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट अज्यूम करते हैं। अगर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट अज्यूम करेंगे तो अपन कहेंगे भाई मोलर कंसंट्रेशन at infinite dilution will be ionic conductance of H+ ion plus ionic conductance of OH-, ये assume कर लेंगे। तो अब अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लोगे तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, अगर मान लो आपने ऐसे लिखते हो आप मोलर कंडक्टेंस इनटू कप्पा डिवाइडेड बाय 1000, m होता है मोलारिटी, द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन। अगर वाटर डिसोसिएट होगा तो जितने H+ आयन बनेंगे उतने OH- आयन बनेंगे। तो अगर मान लो मैं आपको ऐसे लिखूं ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो कहेंगे अपन ये कंसंट्रेशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन का, अच्छा। तो फिर अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो इंडिपेंडेंट अज्यूम कर लेता हूं भाई, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H+ आयन प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ OH- आयन, ऐसे लिख सकता हूं ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। हाँ बिल्कुल, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इन दोनों का सम यही तो होगा, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें H+ आयन भी पता होता है 350 के अलावा होता है, आसपास होता है, ये भी अपन को पता है 196 जिसको अपन ने 200 लिखा था, अपन ने वो फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग में बेनिफिस पॉइंट में लिखा था ये,
अगर मुझे ये दोनों गिवन है, आप मुझे बस कप्पा दे दो वाटर का कि भाई इसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस प्रेजेंट है H प्लस एन और OH माइनस है, तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करके ये बता सकता हूं कि कितना m का वैल्यू कितना होगा, एंड दैट जो वैल्यू ऑफ m होगा ना इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन, ये होंगे। तो अगर मेरे पास m का वैल्यू आ गया तो ये 10 की पावर -7 के आसपास आएगा, वो 10 की पावर -7 से आंसर बिल्कुल पूरी। ये वैल्यू बहुत छोटा होने वाला है, व्हाई इट इज सो, वाटर में H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब में H प्लस आयन OH नेगेटिव आयन नेग्लिजिबल ही होंगे, मतलब ये वैल्यू बहुत छोटा आने वाला है। बिल्कुल बताएंगे, जो भी आएगा अपन उसको बताएंगे कि भाई इतना है। तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि भाई व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन, ये जो कॉन्सेंट्रेशन अपने पास आएगा ना, ये H प्लस आयन या OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन है, तो ठीक है स्क्वायर करके बता दूंगा व्हाट इज Kw, क्योंकि जितने H प्लस आयन होंगे उतने ही OH माइनस, तो स्क्वायर करके और बता देंगे कि दैट विल बी द राइट Kw, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब इसका मतलब है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जैसे ये वाला वैल्यू है, ये वैल्यू अपन उनके लिए लिख सकते हैं ना जिनमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कैटायंस एंड एनायंस आर वेरी लेस। If the concentrations are very less, what we assume? We assume that the cations and anions are independent of each other. ठीक है, तो फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ, फिर तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, दैट इज solubility of salt भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, solubility of salts and solubility product। ऑब्वियसली बात है, solubility आ जाएगा तो solubility product तो कैलकुलेट कर लूंगा। solubility product वो कैसे भाई? अब एक बात देखो, अपन को अच्छे से पता है कि आप solubility product किसके लिए पढ़ते हैं। जिन सॉल्ट के लिए अपन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ते हैं, मतलब वो वाटर में इनसॉल्युबल बताने हैं अपन को। फिर सॉल्युबिलिटी क्यों पढ़ते हो? हाँ, इसलिए तो उनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोल रहा है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, हम जिन सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं उनके KSP वैल्यू 10 की पावर -6 से लेकर 10 की पावर -99 तक हो सकता है, और अगर 10 की पावर -6 सबसे बड़ा के इक्विलिब्रियम वैल्यू है तो ऑब्वियसली बात है उसमें अल्फा का वैल्यू 10% से कम आएगा। और अपन क्या बोलते हैं, अगर कोई भी कंपाउंड वाटर में 10% से कम सॉल्युबल है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इनसॉल्युबल बताएंगे। तो अपन क्या कहेंगे? एग्जांपल लेते हैं, है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ AgCl इन वाटर, अपन कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर, और उसके लिए अपन को गिवन होगा कप्पा, व्हेन कप्पा ऑफ सॉल्यूशन is given to us। ठीक है भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है? अब डिजॉल्व करोगे, डिजॉल्व करोगे तो AgCl नेगेटिव आएंगे और उनका कंसंट्रेशन बहुत कम होने वाला है। सो इतना होने वाला है बिकॉज AgCl का वैल्यू इज 1.8 into 10 मतलब रूट 1.33 into 10 to the power of -5 सॉल्युबिलिटी है। तो यहां पर अपन कहेंगे पहले आप मुझे कप्पा दो ऑफ सॉल्यूशन, कप्पा कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी इज गिवन, मैंने वो लिखा। तो अपन कहेंगे आप कप्पा दे दो, तो इसका मतलब आप ये करेंगे आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने Ag आयन और Cl नेगेटिव आयन है वो बता दो। हाँ, तो फिर बच गया। अगर सिल्वर Cl माइनस आएंगे तो दूंगा, एंड व्हाट इज दैट कंसंट्रेशन? इट इज नथिंग बट द सॉल्युबिलिटी बाय नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपने दे दिया
तो ठीक है, मुझे सॉल्युबिलिटी मिल जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं लिखूंगा भाई इसी से मोलर कंडक्टेंस अपन को पता है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर ऐसे लिख दूं, दैट इज आयनिक कंडक्टेंस ऑफ AgI प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस I एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ये गिवन होना चाहिए। अब इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑब्वियस सी बात है, ये इनफाइनाइट डायल्यूशन का मतलब ही यही हो गया कि AgI और Cl नेगेटिव आयन का इतना कम कंसंट्रेशन होगा कि इट विल बी इंडिपेंडेंट, assume that they are independent of each other। और यहाँ पर अपन कहेंगे भाई मुझे कप्पा into 1000 और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन जो होगा वो सॉल्युबिलिटी तो होगा, जो मोलारिटी में लिखूंगा इट इज नथिंग बट द सॉल्युबिलिटी। आ जाएगा। तो जैसे आपने कहा यहाँ पर मोलारिटी इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और OH में नेगेटिव आयन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, लेकिन हमें कप्पा का ध्यान रखना चाहिए सॉल्युबिलिटी करते समय। कप्पा का ध्यान क्यों रखना है? तो अपन कहेंगे देखो, ये तो AgCl था जो कि काफी अच्छा सॉल्युबल अज्यूम कर रहे हैं, 10 की पावर -10 सॉल्युबिलिटी अच्छा खासा होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने 10 की पावर -99 तक बोला है आपसे। तो अपन क्या कहेंगे, अगर इसमें AgCl भी है तो भी हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 10 की पावर -5 इसका सॉल्युबिलिटी होगा, अगर 10 की पावर -10 इसका KSP होता है तो अपन कहेंगे अच्छा ये वाटर के आसपास ही तो है, 10 की पावर -7 वाटर होता है और AgCl क्या होता है, 10 की पावर -5 आ रहा सॉल्युबिलिटी, और वाटर में H प्लस आयन OH नेगेटिव आयन कितने होते हैं, 10 की पावर -7। तो नियर बाय हो गए ना, AgCl में नियर बाय हो गए। तो फिर जो 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करेंगे ना अपन कप्पा की बात, तो उसमें Ag आयन और Cl नेगेटिव आयन भी होंगे और H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन भी होंगे। तो अपन को ये बात ध्यान रखना है कि ये जो कप्पा है ना, दिस कप्पा शुड बी फॉर AgCl, क्योंकि यहाँ पर वाटर के कप्पा नहीं होने चाहिए, उसमें वाटर इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, और अगर है तो वो क्वेश्चन में मेंशन होगा कैसे, तो कप्पा फॉर सोल्यूशन will be equal to kappa for water plus kappa for AgCl। तो अपन को क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि मुझे कप्पा क्या गिवन है, सॉल्यूशन का गिवन है या AgCl का गिवन है, तो वो पता चल जाता है क्योंकि क्वेश्चन में वो वाटर का कप्पा मेंशन करेंगे। अगर वाटर का कप्पा मेंशन किया है इसका मतलब है कि कप्पा गिवन होगा। वो बोल रहा है कि आप, वो तो मैं तभी यूज करता हूँ ना जब आप दो सॉल्यूशन का, तो मैं सॉल्यूशन यूज करेंगे ना ये वाला, ये आपको ध्यान रखना है कि ये कप्पा जो हो वो उसी सॉल्ट का होना चाहिए, दैट इज 10 और अगर मान लो सॉल्ट गिवन ही नहीं, भाई सोल्यूशन ही गिवन है और वाटर गिवन नहीं है, तो अपन कहेंगे फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते भाई, ये अगर गिवन नहीं है इसका मतलब मैं तो इसी दोनों को अज्यूम कर वाटर, अगर सॉल्यूशन का कप्पा और वाटर का कप्पा गिवन है तो आप सॉल्ट का कप्पा कैलकुलेट करने के बाद ही वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो राइट दैट कप्पा फॉर द सॉल्ट दैट विल बी इक्वल टू कप्पा फॉर सॉल्यूशन माइनस कप्पा फॉर वाटर। तो ये अपन ध्यान रखेंगे भाई कि जो अपन सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट कंडक्टेंस क्या होगा ना, AgI और Cl नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, दैट्स व्हाई वी आर अज्यूमिंग कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सो वी आर टेकिंग कंडक्टेंस फॉर इनफिनिटी। अगर अपन को ये वैल्यू जो है, अगर ये सोल्यूशन का गिवन है तो अपन एक बार चेक करेंगे कि वाटर गिवन है क्या, अगर वाटर गिवन नहीं है तो अपन अज्यूम कर लेंगे कि सोल्यूशन वाला ही हमें लेके सॉल्ट के जैसे अज्यूम करके सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे। सो दैट इज हाउ वी कैन राइट दैट द सॉल्युबिलिटी। अब आप कोई भी सॉल्ट ले लो, आप MgCl2 कर दो, ठीक है, सॉल्युबिलिटी आ गया, KSP कैलकुलेट करना अपन को आता है। वंस वी गेट द सॉल्युबिलिटी, इफ वी गेट सॉल्युबिलिटी, अभी जो आए तो मुझे पता रहेगा भाई कौन सा सॉल्ट होगा, तो हम प्रोडक्ट ऑफ आयंस लिखेंगे,
तो आपने सॉल्युबिलिटी लिखा तो मैंने S/S करके बता दिया। अगर मान लो ये सॉल्ट MgCl2 होता तो अपन कहते आयनिक कंडक्टेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन और ट्वाइस ऑफ सॉल्युबिलिटी S आता मेरे पास, तो मैं उसको Mg2 प्लस ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव आयन का स्क्वायर होता है। ये सॉल्युबिलिटी S और इसको मैं ले लेता हूं 2S का स्क्वायर। तो अपन सॉल्युबिलिटी भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब इसमें मतलब दिस इज अवर नेक्स्ट पॉइंट था अपना, ये वाला फोर्थ पॉइंट था। अब मैं इसको हटा रहा हूँ ये वाले पॉइंट को। अब इसमें अपन एक और बात बता सकते हैं, ठीक है? अपन इसमें एक और बात बता सकते हैं, दैट इज ये तो सॉल्युबिलिटी था, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियोमेरिक टाइट्रेशन। तो मैं एक और पॉइंट लिखता हूँ, दैट इज एप्लीकेशन में पोटेंशियोमेरिक टाइट्रेशन। इसको अपन पोटेंशियोमेरिक या कंडक्टोमेट्रिक भी बोलते हैं, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। टाइट्रेशन है वो कंडक्टोमेट्रिक अपन को ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि कंडक्टेंस यूज कर पड़ रहे हैं। पोटेंशियोमेट्रिक भी लिख दिया मैंने, टाइट्रेशन। अब देखो टाइट्रेशन वाला पार्ट न्यूट्रलाइजेशन वाला पार्ट होता है ना? न्यूट्रलाइजेशन वाला पार्ट होता है, उसको अपन कहते हैं राइट। टाइट्रेशन मतलब न्यूट्रलाइजेशन। तो अपन थोड़ा सा सॉल्ट वगैरह पढ़ेंगे, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो मेनली अपन को एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन ही पढ़ना है, ठीक है? उसके साथ साथ अपन थोड़ा बहुत और यूज कर लेंगे, ठीक है? तो ठीक है, अब पहले अपन टाइट्रेशन की बात कर लेते हैं। देखो अपन क्या बोलते हैं कि भाई हम क्या इधर ऐसे एक एसिड बेस का टाइट्रेशन करते हैं। यहाँ पर मैंने एसिड ले लिया, यहाँ पर बेस ले लिया, तो उसको भी इधर ले सकते हैं, इसको उधर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले पढ़ा अपन ने काफी इन काइनेटिक। अपन क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स भी पढ़ा अपन ने, काफी पढ़ा इंडिकेटर्स भी। तो HCl को जब NaOH में ऐड करेंगे तो एक एंड पॉइंट आएगा, तो वो एंड पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा? तो अपन ने कहा था उसके लिए ना मैंने एक इंडिकेटर ऐड किया, तो NaOH है, मिथाइल और जेट कर लिया, दोनों ही बेस है। तो ये HCl पहले इसको न्यूट्रलाइज करेगा, उसके बाद इसको न्यूट्रलाइज करेगा। जब HCl इसको न्यूट्रलाइज करेगा तो कलर चेंज आ जाएगा, लेकिन इसका न्यूट्रलाइजेशन इसके बाद ही होगा। और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका मैक्सिमम एक ड्रॉप लगेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसका एक ड्रॉप लगेगा, तो इसका मतलब मान लो मैंने 15 ml इसका जो मुझे 10 ml गिवन था उसके लिए इसका 15 ml यूज हुआ, ठीक है? फिर इसका एक ड्रॉप मतलब जो 0.1 ml भी नहीं होगा, उससे इसको न्यूट्रलाइज कर दूंगा। इसको इसके न्यूट्रलाइजेशन से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा तो कलर चेंज आएगा। तो HCl जैसे ही इसको न्यूट्रलाइज करेगा कलर चेंज हो गया, तो अपन को पता चल गया भाई ये कलर हो रहा है, इसका ये रोकिंग हमने पढ़ा इंडिकेटर थ्योरी। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं टाइट्रेशन तो करना चाहता हूं लेकिन इंडिकेटर यूज नहीं करना चाहता, और उसके बगैर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट या एंड पॉइंट कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो वो अपन इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से तो मैं किसी भी रिएक्शन का डाटा बता सकता हूं कि कितना रिएक्ट किया, कब रिएक्ट किया, कितना रिएक्ट करेगा, क्या होगा, क्या हो रहा होगा सोल्यूशन में, सब कुछ बता सकते हैं। अच्छा, तो पहले न्यूट्रलाइजेशन ही बता दो, क्योंकि ये तो न्यूट्रलाइजेशन में अपन काफी फेमिलियर है इससे, ठीक है? अपन चेक करते हैं, अपन क्या करेंगे, ये हटा लेते हैं अपन, अपन को भी करना बताएंगे। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, अपन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में so utilization or any reaction, end point for reaction, ठीक है ना? एक तरीके से
गया कि किसी कंपाउंड जो अपन को गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है, उसके साथ दूसरा सॉल्यूशन रिएक्ट करना था। ठीक है, मैं इसको ऐसे ले लेता हूं। एग्जाम्पल, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl बाय NaOH। ठीक है, आप चाहे NaOH बाय HCl कर लो या HCl बाय NaOH कर लो, कंसेप्ट बताओ, हम खुद ही कर लेंगे अपने आप। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी आप मुझसे ये कहना चाहे, आपने इसमें ना HCl ले लिया और इसमें आप NaOH ऐड करने वाले हो, थोड़ा बड़ा बना, ताकि मतलब एक बार पहले कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो उनको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई अपने पास ऐसे ना HCl है, इसमें मैं NaOH ऐड करता हूं। अब इसको कितना ऐड कर से, ये तो अपन ने पिपेट करके ले लिया, 10 ml 20 ml जो भी अपन से कहा गया अपन ने ले लिया। अब अपन कहेंगे इसमें, अब एक कंडक्टोमीटर होता है, वो ऐसे ही रहता है, छोटा सा ट्यूब, अपन ने इसमें डाल ऐसे डाल के रख दिया, वो डिजिटल रीडिंग अपन को बताता रहता है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, कंडक्टोमीटर ऐसे इलेक्ट्रोड जैसे होता है, उसको इसमें डिप कर दो, सॉल्यूशन वो आपको बता देगा रीडिंग का। 426 है, क्योंकि 50 तो जाएगा, बहुत ज्यादा होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको NaCl भी बताया था 126 और सोडियम एस्टेट इज 95, वो एग्जैक्ट डाटा था, यूज कर लिया। ठीक है, अब टाइट्रेशन बताओ आप, तो ये देखते हैं। NaOH को जैसे जैसे आप ऐड करोगे ना इसमें, तो क्या होगा, HCl न्यूट्रलाइज होगा। HCl का कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होता है, HCl का कंडक्टेंस 426। अपन क्या करेंगे, जैसे जैसे आप NaOH ऐड करोगे ना, ये डिक्रीज होगा और ये बनेगा, कंडक्टेंस क्या होगा, कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा H+ आइन, क्योंकि ज्यादा H+ आइन होने का मतलब है, क्योंकि भाई Cl के जगह बदले तो अपन कहेंगे चलो Cl आ गया सोल्यूशन, लेकिन H+ आइन के बदले कैटायन Na पॉजिटिव आ रहा है ना, और H+ आइन तो सारे कैटायंस में उसका कंडक्टेंस तो सबसे ज्यादा होता है। H+ आइन इज 350, बाकी सारे के सारे कैटायन इज लेस देन 200। सोडियम आइन तो बहुत कम होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, जैसे जैसे आप NaOH ऐड करोगे ना, कंडक्टेंस कम होता जाएगा। तो आप ये बोल रहे हो भाई HCl था मेरे पास और NaOH को मैं ऐड कर ब्यूरेट से, इसको तो मैं ब्यूरेट से ऐड कर रहा हूं, और जैसे जैसे मैं इसको इसमें ऐड करता जाऊंगा, इसकी जगह NaCl बनता जाएगा। H2 तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें तो आयंस ही नहीं आते, उसमें आयंस नहीं आएंगे तो कहां से बताऊंगा कि उसका कंडक्टेंस कितना होगा। H2 तो बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है भाई, अब मान लेते हैं अपन ने ना इसको 20 ml लिया था, अब 20 ml लिया था, खत्म हो गया HCl, खत्म हो गया 20 ml। अब क्या, तो बोल खत्म हो गया, तो डिक्रीज होते होते रुक गया, कंडक्टेंस डिक्रीज हो रहा होगा, होते होते रुक गया, तो स्ट्रेट लाइन क्यों बना दिया? हाँ, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये भी स्ट्रॉन्ग ये भी स्ट्रॉन्ग। अच्छा ठीक है, अब NaCl तो बचा ना। अब अपन क्या कहेंगे कि अगर आपने ये HCl न्यूट्रलाइज हो गया, अब जब आप HCl न्यूट्रलाइज होने के बाद भी अगर NaOH ऐड करते रहोगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टेंस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एक तो नंबर ऑफ आइंस बढ़ेंगे और OH नेगेटिव आइन का कंडक्टेंस किसी भी एनाइन से, मोनोवेलेंट और बाइवेलेंट,
किसी भी एनाइन से ज्यादा ही होगा। मतलब अगर, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर ये सॉल्यूशन में आएगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा रैपिडली। इसका मतलब ये होगा, मैं ऐसे बना सकता हूं कि भाई मैंने इसमें जो कंडक्टोमेट्रिक अपन टाइट्रेशन, इसमें जो रॉड लगा के रखे थे ना, उसमें वो वैल्यूज कैसे दिखाएगा अपन को, जैसे ही आपने यहां पर मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ NaOH, तो मुझे पता चल जाएगा आप किसमें किसको ऐड कर रहे हो। तो मैं कहूंगा HCl का कंडक्टेंस तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि HCl इज अ वेरी, उसमें H प्लस आइन है, और H प्लस आइन का तो एक्सेप्शनली हाई होता है कंडक्टेंस। तो अपन कहेंगे कि ये ना, जैसे जैसे NaOH आप ऐड करोगे ये डिक्रीज होता जाएगा, और जैसे ही HCl खत्म हो जाएगा उसके बाद भी अगर NaOH ऐड करोगे तो यू आर एडिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन, कंडक्टेंस बढ़ेगा। और अगर कंडक्टेंस बढ़ेगा तो अपन कहेंगे जो यहां पर, जहां से कंडक्टेंस का बढ़ना शुरू हुआ, इसका मतलब है वहां पर HCl खत्म हो गया होगा। This is the volume of NaOH which is required for the neutralization of given HCl। ये अपना आंसर मुझे बता देंगे। तो अपन ने क्या किया, HCl एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, उसका कंडक्टेंस बहुत ज्यादा था, 426। NaCl का कंडक्टेंस तो 126 होता है, थोड़ी देर पहले आपने लिख के बताया था। मतलब आप जब NaOH ऐड कर रहे हैं तो 426 रिप्लेस किससे हो रहा है, 126 से, तो कंडक्टेंस तो कम हो गई होगा। लेकिन जैसे ही HCl खत्म हो जाएगा, अब उसमें NaCl भी और NaOH आप ऐड करोगे, तो NaCl जिस स्पीड से बन रहा था उससे रैपिडली इंक्रीज होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि NaCl तो सोल्यूशन में रहेगा ही रहेगा, ये भी आएगा सोल्यूशन में, आइंस का नंबर बढ़ रहा है, और वो भी Cl के प्लेस पे किसका, OH नेगेटिव है। OH नेगेटिव आयन का तो एनायंस में बहुत ज्यादा होता है, तो कंडक्टेंस बढ़ना चाहिए। तो जैसे ही कंडक्टेंस डिक्रीज होके बढ़ना शुरू होगा, अपन कहेंगे बढ़ने के पहले बस यही वो पॉइंट था जहां पर, ये वो पॉइंट है जहां पर अपन कहेंगे कि एंड पॉइंट है आपका, जहां पर HCl कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये पार्ट अपन को बता रहा है कि HCl रिप्लेस्ड बाय NaCl, और ये पॉइंट आ रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय NaOH, इसकी वजह से वो बढ़ रहा है। दैट वाज द रीजन कि वो वहां पर क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज NaOH आ रहा ना, और NaOH की वजह से तो अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। ठीक है ना, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब मान लो अपन कहेंगे भाई ठीक है, अच्छा हमने मान लिया ऐसे, अगर HCl की जगह ऐसे होता तो क्या करते हैं, अब अपन थोड़ा सा कंडक्टेंस ऐसे चेक करते हैं। भाई ठीक है, तो अपन कहेंगे देखो बी, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, ऐसे कर देते हैं, ऑफ CH3COH बाय NaOH। अब बताओ ये वीक एसिड है, अब क्या करें, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं भाई, इसमें वीक एसिड है तो कंडक्टेंस बहुत कम होना चाहिए इसका, और जब इसमें अपन NaOH ऐड करेंगे तो इसका मतलब है कि CH3COH is replaced by CH3CONa in the solution, और CH3CONa is a strong electrolyte, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट हटके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है, इसका मतलब है कंडक्टेंस बढ़ना चाहिए। तो ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, जब अपन इसको इसमें ऐड करेंगे तो इसकी जगह सोल्यूशन में क्या बन रहा होगा, इसकी जगह CH3CONa जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब है कि वहां पर क्या होना चाहिए, तो अपन कहेंगे देखो भाई यहां पर ना this CH3COH is replaced by CH3CONa, so the conductance increases, जो कंडक्टेंस होगा वो इंक्रीज होगा। तो ठीक है भाई, कैसे इंक्रीज होगा तो अपन बता देंगे, भाई यहां पर मुझे कंडक्टेंस लिखना है
यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ NaOH लिखना है। तो क्या करें? कोई वीक एसिड है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो वैसे भी अपन डायरेक्टली कैलकुलेट कर नहीं पाते हैं क्योंकि इनके कंडक्टेंस बड़े कम होते हैं। इसका कंडक्टेंस कम था, लेकिन इसकी जगह अगर ये बना तो कंडक्टेंस बढ़ना चाहिए, क्योंकि अपन के पास क्या होगा, H प्लस है, यहाँ तो ब्रेक नहीं हो रहा था, तो सोडियम तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट बन रहा ना ये। लेकिन एक बार अगर ये खत्म हो गया तो उसके बाद अगर आप फिर भी आप केस में तो कंडक्टेंस बढ़ेगा एकदम से। मतलब क्या कि भाई यहाँ पर तो पहले तो इसमें थे नहीं, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन NaOH ऐड करेंगे तो बनने का भाई इसकी जगह क्या आ रहा है, CH3CONa आ रहा है। इसकी वजह से जब ये इससे न्यूट्रलाइज होगा तो इसकी जगह CH3CONa आएगा। अगर ये आएगा तो इस तो कंसंट्रेशन मतलब ये तो इलेक्ट्रोलाइट है इससे, तो फिर कंडक्टेंस बढ़ा। अब ये खत्म हो गया तो अब ये बनना स्टॉप हो गया। तो अब अगर फिर भी अपन NaOH ऐड करेंगे तो NaOH और फिर अपन इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जैसे अपन पहले क्या कर रहे थे, पहले अपन कर रहे थे कि भाई पहले अपने पास HCl है ना, और इसमें ऐड कर रहे थे अपन NaOH। तो पहले अपन किसको कंपेयर कर रहे थे, अपन HCl और NaCl को कंपेयर कर रहे थे कि भाई इसकी जगह ये बन रहा है तो कंडक्टेंस डिक्रीज हो रहा है। फिर अपन क्या कंपेयर कर रहे थे कि इसमें अपन इसको भी ऐड कर रहे हैं तो Na तो ठीक है, लेकिन एनाइन में OH का कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो बनने का बढ़ेगा। वैसे अपन यहाँ कहेंगे कि अब अगर फिर भी NaOH ऐड करोगे आप तो OH का मोनोवैलेंट में तो बहुत बहुत ज्यादा होगा OH का किसी भी मोनोवैलेंट से। कंडक्टेंस पहले स्ट्रेट लाइन हो जाए और उसके बाद अपन कहेंगे कोई ये तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहां से वो इंक्रीज होना शुरू होगा, और जहां से वो इंक्रीज होना शुरू होगा अपन बता देंगे दिस इज द एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट है, ये ड्यू टू NaOH ये बढ़ रहा है, और ये this was replaced by acetic acid is replaced by CH3CON, right? Because acid is replaced by CH3CON। थोड़ा ऐसे कर देता हूं क्योंकि वो इतना स्लो नहीं बढ़ेगा, थोड़ा फास्ट बढ़ेगा क्योंकि CH3CON इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो अपन ऐसे बता सकते न्यूट्रल। दोनों में किसको किस में ऐड कर रहे हो, मान लेते हैं अपन ने कहा कि भाई यहाँ तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपन से, पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। अब इसमें फर्क पड़ सकता है, पहले अगर NaOH में एसिटिक एसिड डालें तो NaOH तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। भाई अगर NaOH में एसिटिक एसिड ऐड करोगे तो अपन कहेंगे ये इससे रिप्लेस हो रहा है, तो फिर तो चेंज हो जाएगा ना अपने कंसेप्ट, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है ना इससे। तो अगर ये इससे रिप्लेस हो रहा है तो पहले धीरे धीरे डिक्रीज होगा, फिर इसको ऐड करेंगे तो वो देखते हैं अपन कैसे। चलो देखते हैं अपन फिर कैसे क्या करना है अपन को। तो मैं दूसरा ऐसे चेक कर लेता हूँ एक और, पहले एक क्वेश्चन देख लें, किसी ने कुछ पूछा है शायद। इंटरेक्शन पॉइंट पे क्रॉस गलती से बना है कि कोई रीजन है? क्रॉस अगर बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो क्रॉस बन रहा है ये मतलब एकदम एग्जैक्टली ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ पर कहीं एंड पॉइंट होगा ये अपन को पता है, गलती से नहीं बना। अपन तो वैल्यूज लिखते जाएंगे ना, जैसे आप ऐसे वो कंडक्टेंस का जैसे बताया था ना अपन ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे, तो अपन को पता है ना ऐसे वैल्यूज लिखते रहेंगे, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा मोनो कंडक्टेंस भी चेंज होता है, तो वैल्यूज ऐसे 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 वो बनाते रहेंगे ना। तो एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन कैसे बता पाएंगे अपन, तो बनने का भाई वहां पर वहां कहीं जैसे ही डिक्रीज होकर इंक्रीज होना शुरू होगा तो अपन को वहां पर बता देंगे अपन की एंड पॉइंट आया होगा, तो वो क्रॉस अपन जानबूझ के बना रहे हैं कि वहां पर, ठीक है ना, इंटरेक्शन होगा। तो अब अगर मेरे पास ऐसे अगर उसी को ऐसे ले रहे हैं, थोड़ा सा एक बार देखते हैं करके, और फिर आप देखना क्या करना है, ठीक है। चलो अगर मान लो मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ तो देखते हैं अपन क्या होता है, ठीक है, रिवर्स करके। तो सी पॉइंट लेता हूं मैं रिवर्स करके, तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH बाय एसिटिक एसिड, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH बाय CH3COH, ठीक है। तो ठीक है अपन कहेंगे भाई मेरे पास NaOH गिवन है और इस केस में आप CH3COH ले रहे हो और ये CH3CONa बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है भाई। अब पहले अपन ऐसे कर लेते हैं भाई, अच्छा आप ना ऐसे बना रहे हो, पहले मेरे पास क्या है
तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH बाय, तो मतलब आप इसको इसमें ऐड कर रहे हो, ठीक है भाई, तो मेरे पास NaOH होगा और यहां पर मैंने एस्टिक एसिड लिया। अब वो अपन को गिवन होता है कि क्या कहां क्या ले रहे हो आप, क्योंकि उसी के हिसाब से तो अपन ऐसे, या फिर ग्राफ गिवन हो हमें और यहां पर आप लिखो वॉल्यूम ऑफ CH3COH, तो अपन को पता चल गया अच्छा CH3COH डाल रहे हो आप NaOH, ये कंडक्टेंस है, ठीक है। तो इसका ग्राफ तुम एक्सप्लेन करके देखना है कैसे। मैंने इसका ग्राफ बनाया ऐसे, और फिर मैंने इसको ऐसे ग्राफ बनाएगा इसका। सोचो भाई कैसे बना होगा, अपने आप सोच लो थोड़ा, कोई बात नहीं। सोच लिया? अब मैं बताता हूँ। जब मैं एसिटिक एसिड को NaOH में डाल रहा था, तो मुझे मेरे पास इसको रिप्लेस करके अपने पास क्या आ रहा था, CO है ना। आप स्ट्रॉन्ग लिख इधर ना, अपन ने इसलिए ऐसे लिखा यहाँ तक बिकॉज अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली आप ऐसे नहीं करना, वो मैं ऐसे बना देता हूँ क्रॉस, लेकिन ये एग्जैक्टली इतना वैसे नहीं आता शार्प पॉइंट, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अपन कहते हैं कि भाई जहां को इंक्रीज होना शुरू होगा या जहां से चेंज होना शुरू होगा, अपन कहते हैं वही इंटरेक्शन पॉइंट अपना वो होना चाहिए, ठीक है। अपन को आंसर भी दिया किसी ने, तो अपन को आंसर भी मिला, ठीक है अपन। अब अपन क्या कहेंगे, देखो भाई इसको इसमें, मतलब दिस इज रिप्लेस्ड बाय दिस, मतलब ये इसलिए बिकॉज NaOH इज रिप्लेस्ड बाय CH3COH और रिप्लेस्ड बाय CH3, इसलिए ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। अपन क्या करेंगे उसके बाद, जब ये खत्म हो जाएगा और ये बनेगा ना, तो इसको ऐड करेंगे ना अगर इसमें, तो इसके प्रेजेंस में ये डिसोसिएट हो गई, बट इज सो दिस इज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बन क्या रहा है, बफर सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन चेंज होते ही नहीं, होता नेग्लिजिबल चेंज होता है, तो बफर सॉल्यूशन, उनको पता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं बफर बना सकता हूं, बस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को क्या होना चाहिए, लिमिटिंग रीजन, और वो है, तो फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन। और अपन बोल सकते हैं कि भाई इसको ऐड करने से कोई फायदा नहीं ना, इसके प्रेजेंस में ये डिसोसिएट हो गई नहीं कॉमन इफेक्ट की वजह से, that is a buffer solution, so it will not even the pH will not change in that case, ठीक है। चलो मान लिया। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे, ठीक है, अपन कहेंगे ठीक है मेरी मर्जी, आप ऐसे मतलब ना ऐसे बेस ऐसे बता रहे हो आप, ठीक है, मतलब मुझे बफर वगैरह भी देख के रखना है या कॉमन इफेक्ट वगैरह देख के रखना है, बिल्कुल, बिकॉज ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, या तो फर्स्ट वाला पार्ट जो अपन ने पढ़ा था एप्लीकेशन में, अपन ने सारा ही पढ़ लिया कौन क्या क्या आता है, डी वाले की बात करते हैं। मान लो मेरे पास ऐसे, मतलब वैसे ही मैंने दे दिया आपको कि मेरे पास ऐसे नहीं है, बताओ इसके लिए ग्राफ बताओ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है ना। तो AgNO3 is added to KCl, इसके लिए कंडक्टोमेट्रिक ग्राफ बताओ, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मतलब AgNO3 ऐड कर रहे हो ना आप, मतलब मुझे कंडक्टोमेट्रिक ग्राफ बनाने की बात कर रहे हो, AgNO3 is added to KCl, मतलब KCl है मेरे पास, आप यहाँ वॉल्यूम ऑफ AgNO3 ऐड कर रहे हो, AgNO3 आप ऐड करोगे और यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस, तो KCl तो काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ऑब्वियस सी बात है उसका कंडक्टेंस ठीक ठाक ही होगा, ज्यादा ही होगा। तो अब क्या करें बताओ, कैसे होना चाहिए इसका ग्राफ, थोड़ा सा देखते हैं अपन क्या करते हैं। अब ग्राफ बनाओ, पहले मैंने ग्राफ बनाया था, आपने ये कंसेप्ट पढ़ा, अब आप बनाओ, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है।
मेरे पास KCl है, इसमें JNO3 ऐड करता हूँ, AgCl का PPT बनेगा। ये तो PPT बन गया माइनस प्लस किया। तो मैं कहूंगा भाई देखो, इस केस में तो KCl है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ग्राफ ऐसे बनना चाहिए। ऐसे क्यों बनना चाहिए? मैं इसको इसमें ऐड कर रहा हूँ, मतलब अब ना ये छोटा सा ऐसे डायग्राम बनता है ना, इससे काफी अच्छा कंसेप्ट हो जाता है अपना, इसलिए आप बना लिया करो, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो बना लो। अपने पास KCl था, JNO3 ऐड कर रहा हूँ, तो अपन कहेंगे जब इसमें इसको ऐड करोगे ना तो दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस, KCl will be replaced by KNO3। तो अपन कहेंगे AgCl का PPT, हाँ तो बने। हम कब बोल रहे हैं कि नहीं बनेगा? बने ना। लेकिन हमारे लिए तो एक पॉजिटिव के पॉजिटिव पहले था, एक बाद में भी है, बस Cl नेगेटिव NO3 नेगेटिव से रिप्लेस हो गया, और दोनों का मास भी ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है, तो ज्यादा कंडक्टेंस में डिफरेंस नहीं है। स्ट्रेट लाइन, पहले KCl था, KNO3 हो गया। लेकिन जैसे ही ये KCl खत्म होकर KNO3 बन गया, अब उसके बाद AgNO3 से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसको ऐड करोगे तो बढ़ेगा। वो AgNO3 की वजह से बढ़ रहा है। तो ग्राफ ऐसे बना दूंगा, दिस विल बी द ग्राफ। कोई भी ग्राफ बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए कि भाई, और वो बीकर बनाने से ऐसे हो जाता है अपन को कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना, वीक इलेक्ट्रोलाइट बना, कैसे। इवन ऐसे भी ले सकते हैं भाई, ठीक है मेरे पास ऐसे भी है, मतलब वो ऐसे भी बोल सकते हैं। उनसे कहेंगे कि आप ऐसे लिखो, मिक्सचर ऑफ HCl प्लस CH3COH बाय NaOH। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अपने पास HCl है, अपने पास CH3COH, NaOH से न्यूट्रलाइज करता है। अपन को पहले से पता है, पहले HCl न्यूट्रलाइज होगा पूरा, उसके बाद एसिडिक एसिड। अगर NaOH HCl से न्यूट्रलाइज होगा तो HCl विल बी रिप्लेस्ड बाय NaCl, कंडक्टेंस डिक्रीज होगा। एक एंड पॉइंट आ गया। अब दूसरा एंड पॉइंट आएगा, जब ये इससे न्यूट्रलाइज होगा तो दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय CH3CONA, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। मतलब पहले डिक्रीज होगा, एक एंड पॉइंट आएगा, मतलब आप ऐसे बता रहे हो मुझे। HCl तो बहुत ज्यादा होगा पहले, ये जाना था वॉल्यूम ऑफ NaOH, तो कंडक्टेंस है पहले HCl से डिक्रीज हुआ, उसके बाद जब एंड पॉइंट आ गया तो इससे, क्योंकि इससे एसिटिक एसिड और CH3CONA को कंपेयर करूंगा तो बढ़ेगा, और उसके बाद इन दोनों में कंपेयर कर, इसको कंपेयर करेंगे किससे? NaOH से। OH का तो किसी भी मोनोवैलेंट से बहुत ज्यादा होता है, मतलब दो एंड पॉइंट आए, एक इधर इस वॉल्यूम ऑफ NaOH पे फर्स्ट पॉइंट आ गया, इस वॉल्यूम ऑफ NaOH पे सेकंड पॉइंट आ गया, एंड पॉइंट आ गया, ठीक है। अगर आप दोनों कंपेयर करोगे ना, इसका भी ग्राफ बताया मैंने आपको, इसका भी ग्राफ बताया मैंने आपको, तो इसका जो ग्राफ बताया था ना HCl और NaOH, वो यहां से ऐसे बताया, और इसका जो ग्राफ बताया ना वो यहां से बताया मैंने ऐसे और ऐसे। देखो आपने यहां पर मर्ज कर लिए दोनों ग्राफ, जो फर्स्ट और सेकंड ग्राफ बनाए थे ना A और B, वो HCl और CH3COH का अलग अलग बताया, अभी आपने कंबाइन बता दिया, कोई बात। ये तो पक्का है ना कि अगर मुझे मिक्सचर ऑफ एसिड्स गिवन है तो सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ही रिएक्ट करेगा, फिर उससे वीक, फिर उससे वीक,
like that the reaction takes place. लास्ट में weakest ये मोल कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया है, ये रिबल टोटल है, ये पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब कोई भी पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन अपन को कहीं भी गिवन होगा, बिल्कुल ऐसे ही अपन सोचेंगे, और अगर थोड़ा भी गलती होता है तो आप मुझसे पूछ लेना कि भाई सर मतलब बताओ इसको कैसे बताएंगे, बता दूंगा मैं आपको। मैं कोई भी प्रेसिपिटेशन लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं मर्जी। तो ये अपना कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन था और वी कैन से दैट एप्लीकेशन में। अब एक बार तो जैसे कुछ पार्ट ध्यान रखेंगे अपन, जैसे नोट करके लिखता हूं मैं, तो क्या देखेंगे ऑन डाइल्यूशन, मैं पहले बता चुका हूं, बस थोड़ा सा एक रिवीजन टाइप कर रहा हूं। ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्ट एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या कंडक्टेंस एक ही बात है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, वो हमेशा इंक्रीज होता है। कंडक्टिविटी ये but conductivity there is kappa, it is also called specific conductance, ऊपर ने पढ़ा था। specific conductance मतलब 1 centimeter क्यूब conductance decreases, it is so। और डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम का रेंज बढ़ेगा, वॉल्यूम का रेंज बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आइंस पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे, कंडक्टेंस डिक्रीज। सो अगर मैं कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन मतलब अगर अपन मोलर कंडक्टेंस और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इट विल बी लाइक दिस। तो कॉन्सेंट्रेशन कम होने से वो बढ़ते हैं, बट अगर अपन कंडक्टिविटी की बात करें, कप्पा और कॉन्सेंट्रेशन, तो अपन कहेंगे भाई ऐसे होगा, वो डिक्रीज होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आइंस प्रेजेंट इन द पर सेंटीमीटर क्यूब कम हो जाएंगे, राइट। तो कंडक्टिविटी विल डिक्रीज, दिस इज कंडक्टिविटी, वो डिक्रीज होगा। तो हम बता सकते हैं कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी कैसे करें। बाकी टेम्परेचर फैक्टर वगैरह सारा कुछ अपन पढ़ चुके हैं, और इसमें कंडक्टेंस वाले पार्ट में मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ये आपका कंडक्टेंस ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इस वाले पार्ट से काफी क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मैंने उसको सेपरेटली लिखा, क्योंकि इस वाले पार्ट में अपन से कभी गलती नहीं होनी चाहिए कि डाइल्यूशन से कौन बढ़ेगा कौन कम होगा, ये क्वेश्चन अपन से काफी बार। वैसे तो ये ऑन-सागर इक्वेशन वगैरह अपन ने डिस्कस किया है, तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उसका आंसर देना। यहाँ पर मैं कुछ क्वांटिटीज लिखने वाला हूँ, और कॉलम 2 में मैं किस फैक्टर पे डिपेंडेंस है उनका वो लिखूंगा मैं, डिपेंडेंसी ऑन द फैक्टर्स, ऑन फैक्टर्स, ऐसे कुछ अपन देख लेते हैं, क्योंकि इस टाइप का ना काफी क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए अपन उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई किस फैक्टर पे क्या डिपेंड करेगा। तो एक पे लिख लेता हूँ, ऐसे ए बी सी डी लिखते हैं अपन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ऐसे ना बी सी और डी। तो मोलर कंडक्टेंस, ईएमएफ ऑफ द सेल, इन रिएक्शन, डेल्टा जी ऑफ द सेल,
एंड कंडक्टिविटी। तो मेरे ख्याल से अपन ने 3 पार्ट लिखे। इसमें अपन लिखते हैं टेम्परेचर इफेक्ट, concentration of the species involved, टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करेगा, concentration of the species involved, nature of substance involved, nature of substance involved, molar coefficient of the reactants and product, वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मोलर कंसंट्रेट, मोलर वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और एक अपन लिख लेते हैं दैट इज प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिज्म, presence of complexing reagent, complexing reagent in sufficient concentration, sufficient concentration। इस टाइप से अपन को एक मैच द फॉलोइंग गिवन है। तो ये ना फैक्टर्स अपन को काफी अच्छे पता चल जाएंगे, कौन किस पे डिपेंड करेगा, कौन किस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, सेल रिएक्शन थोड़ा छोटा हो जाएगा, एक ही बात है। ये थोड़ा मतलब मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही अच्छा बन गया, क्योंकि काफी अच्छा सोचना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट का मतलब होगा नंबर ऑफ आइंस को कम कर देगा, मतलब कॉम्प्लेक्स बना देगा। जैसे AgNO3 अमोनिया डाल दिया तो नंबर ऑफ आइंस कम हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है इफेक्ट करेगा सेल को।
शुरू करूं? क्योंकि इसमें ना बहुत सारा पार्ट आ रहा है, मतलब ऐसे ना 1-1, 2-2 भी नहीं आ रहे, मुझे लग रहा है सभी में 3 से तो ज़्यादा ही आ रहा है। 3 तो आ ही रहा है, 2 से तो ज़्यादा है ही, सभी में। सभी ऑप्शन में 2 से तो ज़्यादा ही आ रहा है सब, है ना? इसलिए मैंने कहा कि कुछ ज़्यादा ही वैसे बन गया। चेक करूँ? चेक करते हैं राइट ना, क्योंकि काफ़ी देर हो गया। चलो देखते हैं। ए के लिए चेक करते हैं, क्या-क्या है। और क्वेश्चन सॉल्व मैच द फॉलोइंग सॉल्व करने का तरीका यही होता है। पहले आप ए को पढ़ो, कंडक्टेंस चलो देखते हैं। मोलर कंडक्टेंस एट टेम्परेचर, ऑब्वियसली बात है, रेजिस्टेंस वाला पार्ट सारा का सारा वही था, इंक्रीज होगा ही होगा, तो ये तो आएगा। Concentration of the species involved, obviously solute-solute interaction. Nature of the substance involved, obviously solute-solute interaction, solute-solute interaction. Stoichiometric coefficient of the cell reaction, नहीं मोलर कंडक्टेंस में सेल रिएक्शन क्या, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया, दैट्स ऑल, उसका जो कंडक्टेंस होगा वही मोलर कंडक्टेंस है, देयर इज नो सेल रिएक्शन इन दैट, नो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दैट, इसमें प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। अच्छा, अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट उसमें डाला ना, तो नंबर ऑफ आयंस को कॉम्प्लेक्स बना लेगा, कम कर लेगा, और नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो मोलर कंडक्टेंस कम होगा, बिल्कुल। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का मतलब है कि वो नंबर ऑफ आयंस को कम करेगा, कॉम्प्लेक्स बना के। इट विल डिपेंड ऑन दैट। ये है मेरे पास, किसी को डाउट है तो बताओ। मैं बी की बात, बी में ईएमएफ ऑफ द सेल रिएक्शन, ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट द ई सेल, ठीक है। टेम्परेचर, यस, बिकॉज ई सेल इज इक्वल टू, अपन ने लिखा था ना, ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF log of QC। टेम्परेचर, यस, और टेम्परेचर को लिखना, पी लिखो। फिर concentration of the species involved, yes, it is। नेचर ऑफ सब्सटेंस, ऑब्वियसली उसी से तो ई नॉट आएगा, कौन सा नेचर मतलब सब्सटेंस है, उससे ई नॉट आएगा, तो अपन बताएंगे कितना यूज होगा, बिल्कुल। फिर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द सेल रिएक्शन होना चाहिए, क्योंकि इधर अपन पावर लिखे नहीं, लेकिन कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि अगर इनका पावर 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होता है, तो नहीं, लेकिन अगर दूसरा कोई है तो फिर क्या करेंगे अपन, तो क्या रिएक्शन को अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। लेकिन अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, मैग्नीशियम आयन है और 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं अपन और फिर कन्वर्ट कर देते हैं मैग्नीशियम, तो क्या फर्क पड़ेगा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द सेल रिएक्शन से, क्यूसी से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? तो अपन कहेंगे भाई क्यूसी से फर्क तो पड़ रहा है, क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो आपने क्या लिखा है, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल विल डिपेंड ऑन द मोलर कोएफिशिएंट ऑफ दिस, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दिस डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि इनकी स्टोइकोमेट्री पे डिपेंड करेगा ना। अगर मान लो अपने पास ऐसे रिएक्शन है, अब बाद में फिर अपन को ऐसे लिखना पड़ा कि भाई इसमें H2 है, ट्वाइस ऑफ H प्लस आएंगे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अपन को लिखना पड़ेगा इसमें ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल, तो इसका मोलर कोएफिशिएंट, या फिर अपने पास ऐसे गिवन है कि भाई दूसरा इलेक्ट्रोड ये है अपने पास, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना अपन को 2 से इसको, फिर सेल रिएक्शन लिखोगे ना, तो मोलर कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। अब इधर सिल्वर आयन का स्क्वायर आएगा, लेकिन मैग्नीशियम का स्क्वायर थोड़ी आएगा,
अगर दोनों का स्क्वायर आता तो अपन कहते हैं कि अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। So it will depend on the molar coefficients of the cell reaction. तो cell reaction में क्या molar coefficient होंगे उस पर डिपेंड करेगा QC. इवन Kc भी अगर होता तो भी अपन कहते हैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो Kc का स्क्वायर करना पड़ेगा, डिवाइड करो रिएक्शन को तो आपको रूट लेना पड़ेगा. So QC की वजह से अपन लिखेंगे yes it is S और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट मतलब नंबर ऑफ आयंस कम होंगे, नंबर ऑफ आयंस चेंज होंगे तो चेंज होगा, राइट, दैट ही लिखना पड़ेगा. डेल्टा जी, अभी जो ये है वही तो डेल्टा जी है, डेल्टा जी से ही तो ये बनाया है. तो अपन कहेंगे भाई इसमें और डेल्टा जी में क्या डिफरेंस था. भाई डेल्टा जी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा करेगा. आप डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ क्यूसी लिखते हैं और वो यही तो है, ये कुछ नहीं, ये डेल्टा जी ही तो है, राइट. तो अपन कहेंगे भाई ये तो डेल्टा जी और ऑफ द सेल या ई ऑफ द सेल एक ही बात है हमारे लिए. क्यों? क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना है एनएफ से. एफ इज कांस्टेंट, एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज. सेम दोनों एक ही बात. बिकॉज डेल्टा जी अच्छा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, हाँ डिपेंड करेगा. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज आपने लिखा ना क्यूसी. नेचर ऑफ सब्सटेंस ऑब्वियसली तभी उस वहीं से तो ई आएगा, ई ऑफ द सेल, नेचर ऑफ द स्पीसीज से. तो दोनों एक ही बात है. अब डी की बात, कंडक्टिविटी मतलब कपमा. टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, बिकॉज कंडक्टेंस जो होता है वो सारे टाइप के कंडक्टिविटी भी होगा, वो भी डिपेंड करेगा. स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना कंडक्टिविटी, और कंडक्टेंस डिपेंड करता है पी पे करेगा. कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस हैं. नेचर ऑफ सब्सटेंस, यस 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसका हाइड्रेशन होगा या नहीं होगा. स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मेरे ख्याल से उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई रोल, ये और ये कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात है. तो ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, यस नंबर ऑफ आयंस चेंज करेगा ना कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट. अगर नंबर ऑफ आयंस चेंज होगा तो पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयंस चेंज हो जाएंगे, तो डिपेंड करेगा. ये पता. तो वो काफी ज्यादा कॉम्बिनेशन बन रहे थे इसलिए मैंने कहा कि वो थोड़ा ज्यादा ही अच्छा बन गया. ठीक है ना. तो ये आप बता सकते हैं. ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर खत्म हो गया और काफी सारा पार्ट मैंने आपको बता भी दिया, डिस्कस भी किया, कैसे अपन बता सकते हैं. अब जो दूसरा पार्ट, दूसरा चैप्टर अपन शुरू करेंगे, तो अब अपन ऑर्गेनिक का एक चैप्टर शुरू करेंगे, दैट विल बी रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस. मैंने शायद आपको हाइड्रोलिसिस पहले बताया हुआ है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन मुझे बताना है. तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन मतलब पूरा केमिस्ट्री में जो रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो पढ़ना है. तो बताओ क्या करना है, डाउट्स या फिर रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मेरे ख्याल से डाउट पूछ लो तो, क्योंकि वी हैव वेरी लेस टाइम. तो आप अपने डाउट पूछ लीजिए. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आपको मतलब होमवर्क दिया था, आपको उसी को पूछना है ना. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री निकालो, थोड़ी देर अपन डाउट डिस्कस करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे. नेक्स्ट क्लास आई थिंक टुमारो वी हैव क्लास, नहीं है ना कल अपनी क्लास. यस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या बोलना है आपको, कुछ पूछना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने एक्सरसाइज 1 दिया था, एक्सरसाइज पार्ट 1 का नेक्स्ट पार्ट दिया था आपको.
आपको एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अब आप इसमें सारे सेक्शन कर सकते हैं। कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, वापस बताइए ना। नहीं, वापस नहीं बताऊंगा, एक्सप्लेन करो। देख, अबे 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, एक बार बताऊंगा कंसंट्रेशन पे। इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब में मान लेते हैं अपन 10 Na पॉजिटिव है और 10 Cl माइनस है। पर डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, पानी बढ़ा ना डाइल्यूशन से। तो जब इन आइंस को बाहर और जगह मिलेगी तो ये बाहर निकलेंगे ना, अगर डाइल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ आइंस पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, तो भाई डाउट होगा तो आपका पूछना है, आपने पूछोगे मैं बना के दिखाऊंगा। ओके, तो अपन क्या करेंगे अब ना, इसमें कुछ कमर्शियल सेल्स भी बचे हुए हैं, अपन को कमर्शियल सेल्स भी पढ़ने हैं। कमर्शियल सेल तुम लोग एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है। कमर्शियल सेल एक बार तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जब अपन डाउट डिस्कस करेंगे ना इसके नेक्स्ट क्लास में, तो मैं आपको फिर आपको कमर्शियल सेल्स के बारे में बता दूंगा। तो मुझे पूछा है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 का 1 to 13 दिया था, ठीक है, मैंने बिल्कुल दिया था, मुझे पता है। अभी आप एक्सरसाइज 1 का अप टू जे सेक्शन और एक्सरसाइज 1 के पार्ट 3 पूरा वो कर लेना। तो 1 to 13 में कोई डाउट है क्या? एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में मैंने होमवर्क दिया था, मुझे पता है, और इसमें कुछ अपन ने डिस्कस भी कर लिया था। आई थिंक अप टू 10 अपन ने डिस्कस किया था। वो अपन से पूछ रही है इसके रिएक्शन में डाउट है, तो वो अपन से पूछ रहा है। अच्छा देख, 13th वाला ना अपन ने क्लास में किया हुआ है, ये याद होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस में मैंने एक क्वेश्चन समझाया था, जिसमें मैंने तुमसे कहा था कि अगर मुझे गिवन है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ H2S2O8, मतलब अपन क्या करते हैं, H2S2O8 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। द ऑक्सीजन गैस इज आल्सो रिलीज्ड एट द एनोड। जब मैं इसको प्रिपेयर करता हूं ना, तो कैसे प्रिपेयर करना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO। इलेक्ट्रोलाइसिस किया मैंने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया मैंने। तो एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन लिखते हैं अपन। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, ट्वाइस ऑफ H प्लस आइन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट होगा H2। ये कैथोड रिएक्शन है, ठीक है। और एनोड रिएक्शन क्या होगा, तो अपन लिखते हैं भाई ट्वाइस ऑफ सल्फेट है, कन्वर्ट्स इनटू H2O8 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। पता क्या बोल रहे हैं अपन से, जब मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था इसको, तो ऑक्सीजन इज आल्सो लिबरेटेड एट दिस। तो मैं याद है इलेक्ट्रोलाइसिस में मैंने एक बात कही थी तुमसे कि अगर इस पे H2 गिवन है और इस पे O2 गिवन है, तो दोनों पे इक्विवेलेंट बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो ढूंढो कुछ और रिएक्शन है। अगर इसके इक्विवेलेंट ज्यादा है उससे, इसका मतलब यहाँ कुछ और भी हुआ है, ऐड करो इसके इक्विवेलेंट्स। अगर इसके इक्विवेलेंट ज्यादा है तो यहाँ पर इसके साथ साथ कोई और भी रिएक्शन हुआ है, ढूंढो वो रिएक्शन क्या है। मुझे हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट्स वहां कितने गिवन है, हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट्स हैं अपने पास हाइड्रोजन गिवन है 9.72 लीटर्स डिवाइड बाय 22.4 मोल्स मल्टीप्लाई बाय 2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। इतने इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 है अपने पास। और O2 कितना गिवन है अपने पास, तो O2 अपने पास गिवन है 2.35 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू कितना, इक्विवेलेंट्स ऑफ O2। ये कम है इससे, तो फिर दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर कैसे होंगे। तो अपन कहेंगे अच्छा, अपन प्रिपेयर ये कर रहे थे, कैथोड पे इतने इक्विवेलेंट आ रहे थे, लेकिन एनोड पे इसके साथ साथ ये इक्विवेलेंट भी आ रहे थे। क्लास में बताया ना, और ना तो अपन बता देंगे क्या करना है। ये तो क्लास में बताया हुआ क्वेश्चन है, तो अपन लिखेंगे इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ H2S2O8।
plus equivalents of O2. ये गिवन है आपको, divided by 22.4 multiplied by 2 is equal to ये पर को 2.35 गिवन है, divide by 22.4 multiplied by इसको x ले लो। अपन ने क्लास में क्या हुआ है, ये x लेके सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट 22.4 multiplied by 4 ये लो भाई, x आ गया तो इसके इक्विवेलेंट आ गया, इसके इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर देना, मोलिकुलर मास इज 2। अब एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर Q11 से लेके एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 11 से 15 एंड पार्ट 2 का 1 2 3 एंड पार्ट 3 का पूरा दिया था आपने। हाँ तो ठीक है ना, उसने 13 ही पूछा 11th का फर्स्ट वाला, तो जिसको जो पूछना है वो पूछ सकता है, कोई बात नहीं, पहले दिया था मैंने, याद है। आप कोई डाउट है तो बताओ, और कोई डाउट है तो। एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट कर लेना, एक्सरसाइज 2 को भी कंप्लीट कर लेना। पार्ट 3 का थर्ड वाला पूछ रही है, ठीक है। पार्ट 3 के थर्ड वाले में अपन को गिवन है कंसीडर द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो एक बड़ा बढ़िया सा डायग्राम गिवन है गैल्वेनिक सेल। तो इसमें एनोड कैथोड पूछा है, तो इसमें एनोड कैथोड क्या बताना अपन को, लेफ्ट वाला एनोड है, राइट वाला कैथोड है, बस। तो कह रहा है एनोड E इज कनेक्टेड टू द कैथोड G। एनोड E is connected to the anode G. Cathode E is connected to the anode G. Consider the electrolytic cell being powered by galvanic cell. अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसे पूछते हैं। ये ऐसे बोल रहा है, ये आपका E है और ये आपका G है। अब बताओ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब बताओ, हाँ तो कैथोड एनोड उल्टा होता है ना भाई, इसमें कैथोड पे रिडक्शन होता है और इधर ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। लेकिन इसका कैथोड क्या नेगेटिवली चार्ज है, जबकि उसका कैथोड क्या था पॉजिटिवली चार्ज। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जी में एनोड कैथोड नेगेटिव पॉजिटिव और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये था। जबकि ई में एनोड कैथोड नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और इधर रिडक्शन ऑक्सीडेशन। इस पे पूछा उसने। तो इसमें अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं केमिकल रिएक्शन से, इसमें केमिकल रिएक्शन को करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें बताया था ना मैंने कि अगर मान लो हमारे पास, जैसे अपन ने वहां पर बनाया था ना एक ऐसे, कि मेरे पास जिंक और कॉपर का एक इलेक्ट्रोड है, ये अपन ने ऐसे बनाया था, दिस इज अ जिंक इलेक्ट्रोड, दिस इज अ कॉपर इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर जिंक सल्फेट सोल्यूशन ये है। अपन ने लिखा था कि दिस इज सॉल्ट ब्रिज, और ऐसे बनाया था ना। तो इसमें जो ई सेल आ रहा था ना, ई नॉट ऑफ द सेल, दैट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच 1.1 वोल्ट कॉपर और जिंक में, वो अपन को याद है। अगर मान लो मैं इसमें, जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है और इलेक्ट्रॉन इधर जाता है,
अगर मैं कोई ऐसे एक वो लगा देता हूँ, सिस्टम लगा देता हूँ और जिसमें अपन क्या करें, एक सेल यहाँ पर लगा देते हैं कुछ ऐसे, जिसमें अपन एक बाहर के बैटरी से अपन इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर मान लो इसमें मैंने 0.5 पोटेंशियल वोल्टेज का सेल लगाया, बैटरी लगाया, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो फिर इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो अपन कहेंगे भाई 0.6 हो जाएगा, क्योंकि इसमें अपोजिंग पोटेंशियल लगा रखा है, एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा रखा है, इसको अपन एक्सटर्नल बोलते हैं। अगर मैं इसको 1 वोल्ट कर दूं तो फिर इसमें पोटेंशियल जो जनरेट हो पाएगा वो सिर्फ 0.1 हो पाएगा। और अगर मैं 1.1 कर दूं तो अपन कहेंगे इसमें कोई पोटेंशियल नहीं होगा। और अगर मैं इसको 1.5 कर दूं तो फिर अपन कहेंगे रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू कर देगा। कितना? 0.4 वोल्ट से। तो फिर इस पे डिपोजिशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन आएगा और वहां से इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएगा। तो फिर इस पे डिपोजिशन हो जाएगा, ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। दैट इज द यूज ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज। वही पूछ रहा है क्लास में पढ़ा तो वो एनोड और कैथोड वाली बात कर रहा है, तो बता देंगे भाई कैसे क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। एनोड कैथोड की बात कर रहा है, बता दें। तो इसका एनोड इसके कैथोड से अटैच होता है, बाहर वाले एनोड से। बता देंगे उससे कि भाई ये अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जी और ई वो, तो मुझे लगा पता नहीं पहले जी और ई है क्या, लेकिन एक बार फिर से पढ़ो तो उसमें लिखा हुआ है जी और ई है क्या। जैसे इसमें ना कैटायन डिपोजिशन हो रहा था, तो अपन बोल रहे थे ना ये इधर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होता है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होता है। और इस पे इलेक्ट्रॉन अपन क्या बोलते हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पढ़ते हैं अपन। तो अपन कहते हैं ये कैथोड होता है। कैथोड तो है, लेकिन इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नहीं बोलते, इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड उसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अटैच है। इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड इसके नेगेटिव से ही अटैच है। बता देंगे ये अपन को गिवन है, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। वही पूछो उसमें। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं फिर क्या है। अपन से वो पूछ रहा है कि बाहर अपन को सेल गिवन है, उधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। तो ठीक है, अपन बता देंगे भाई कि एनोड उसका सेल का ये एनोड होगा, ये एनोड है और ये कैथोड। इसका कैथोड, इसके कैथोड ऐसे होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जो कैथोड है तो इसका वो पॉइंट होगा जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ये एनोड है इसका, जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो इसका एनोड इसके कैथोड से अटैच है, जी का एनोड उसके कैथोड से अटैच है। सी वाला सर सारे ही कुछ डिस्कस किया। सर एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 का H2 H3 बता दीजिए ना। अच्छा रुक जा, मैंने सोचा तूने बस लिखा है, तूने वहां, क्योंकि वहां है ना, इसलिए मुझे लगा वहां कुछ बताना नहीं है, वो लिखा है तूने बस। ये होमवर्क था। मैं भी सोच रहा कि होमवर्क बता क्यों रहा है कि ये होमवर्क है तो है। अपना डाउट होगा तो बताओ फटाफट कि भाई ये हमारा डाउट है, क्या पूछा था तुमने। H2H3 अभी बता देता हूँ। ये लो भाई, हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस था। H2 वाले में गिवन है अपन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी, नंबर ऑफ आयंस चेक कर लो किसमें सबसे ज्यादा है, किसमें है। ये तो उसमें ही पड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, डी। या तो चार्ज ज्यादा हो, मैंने लिखा था ना नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डी में। फिर अपन से पूछा H3 में रेजिस्टेंस ऑफ अ डेसीमोलर सॉल्यूशन इज दिस। हाँ तो ठीक है, H3 वाला। डेसीमोलर मतलब 0.1 और रेजिस्टेंस मुझे गिवन है कितना, 50 हो। ठीक है भाई। द इलेक्ट्रोड्स विद द सरफेस एरिया, ठीक है, A इज इक्वल टू गिवन है मीटर स्क्वायर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच मीटर। ठीक है,
L is equal to 0.0. Calculate the conductivity of the solution. कप्पा पूछा, तो कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन हम तो ठीक है ना, कप्पा इज इक्वल टू ये होता है 1 by r into L by L. तो r तो अपन को गिवन है ओम्स में, पर ओम विल बी द सीमेंस, तो कप्पा विल बी इक्वल टू व्हाट, यहीं पे लिख देता हूं, कप्पा विल बी इक्वल टू 1 by r, मतलब 1 by 50. इसको क्या करें अपन, ये L by L is 0.02 डिवाइडेड बाय 0.0004, ये जो अपने पास आंसर आएगा ना, ये तो अपने पास पर ओम आ गया, ये अपने पास आएगा पर मीटर. अभी पर मीटर को ना अपन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, पर सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, तो अपन कहेंगे भाई इसको ना 1 by मीटर करो पहले, फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा. तो ठीक है, अपन कहेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये पर सेंटीमीटर हो, लो भाई हो गया, मतलब डिवाइड बाय 100 और कर देंगे अपन तो इतना आंसर आ जाएगा. यूनिट तुम्हें पता है, तो पहले वाले पार्ट में कितना यूनिट पे ध्यान दिया अपन ने, यूनिट देखो कितना चिल्ला रहा था मैं, वो इसलिए चिल्ला रहा था क्योंकि तुम मुझसे यूनिट ही पूछोगे. अब बताओ, तो फिर दैट इज ऑल. अब बंद करते हैं रिकॉर्डिंग. अच्छा ये बताओ,